नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम पश्चिम बंगाल में चुनाव के ठीक बाद सामने आए एक बेहद चौंका देने वाले और जटिल राजनीतिक हमले की गहराई में उतरेंगे। चुनावी नतीजों के आते ही राज्य में जो हलचल मची है, उसकी पूरी टाइमलाइन और ज़मीनी हकीकत को समझना बहुत ज़रूरी है। बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के हम सीधे तथ्यों पर बात करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमारी चर्चा इन 5 अहम बिंदुओं पर फोकस करेगी। पहले मध्य ग्राम हमला, फिर उसकी फॉरेंसिक और जांच, उसके बाद राजनीतिक तनाव, फिर राज्य भर में फैली हिंसा और आखिरी में इस पूरे केस का ऐतिहासिक चुनावी संदर्भ। पहला हिस्सा, मध्यमग्राम हमला, एक लक्षित हमला। चलिए सीधे उस घटना से शुरुआत करते हैं जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। दोहरिया इलाके की एक व्यस्त पब्लिक रोड पर आखिर हुआ क्या था? ये कोई अचानक हुई झड़प बिल्कुल नहीं थी। जरा इस सीक्वेंस पे नजर डालिए। पहले एक कार का 2 गाड़ियों द्वारा लगातार पीछा किया जाता है, फिर एक 4 पहिया गाड़ी तेजी से आगे आकर उस कार को स्लो होने पर मजबूर करती है, और आखिर में बिना नंबर प्लेट वाली एक बाइक आती है और उस पर सवार हमलावर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये पूरा का पूरा पैटर्न दिखाता है कि एक हाई लेवल और कोऑर्डिनेटेड हिट था। हर एक स्टेप पहले से तय था। और इस प्लैंड अटैक का नतीजा बेहद दर्दनाक रहा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और भरोसेमंद सहयोगी चंद्रनाथ रथ को 3 गोलियां लगीं और उनकी जान चली गई। बात यहीं नहीं रुकी, उनके ड्राइवर को भी निशाना बनाया गया, जो इस वक्त कोलकाता के SSKM अस्पताल में काफी क्रिटिकल कंडीशन में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा हिस्सा, फोरेंसिक और जांच। अब आते हैं इस सवाल पर कि पुलिस इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व कर रही है और अभी तक जांच कहां तक पहुंची है। पुलिस के एक चश्मदीद सूत्र ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। उनका कहना था कि किसी ने लगातार कार का पीछा किया और जैसे ही कार की स्पीड कम हुई, उन्होंने तुरंत फायर खोल दिया। ये बयान साफ तौर पर स्थापित करता है कि हमलावर सिर्फ पीछा ही नहीं कर रहे थे, बल्कि एक परफेक्ट मौके की ताक में थे। अब यहां एक सबसे चौंका देने वाली डिटेल सामने आती है, हथियार। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को गहरा शक है कि इस हमले में ऑस्ट्रिया में बनी सेमी ऑटोमेटिक ग्लॉक पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, किसी लोकल घटना में इस लेवल के प्रोफेशनल हथियार का मिलना इस पूरे केस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जोड़ देता है। हालांकि ये शक बरामद किए गए गोलियों के खोल पर आधारित हैं और फाइनल फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार है। खैर, जांच एजेंसियों के हाथ कुछ सॉलिड सुराग जरूर लगे हैं। डीजीपी सिद्धार्थनाथ गुप्ता की तरफ से आए अपडेट्स के मुताबिक एक ऐसी गाड़ी पकड़ी गई है जिसकी नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। क्राइम सीन से खाली और जिंदा दोनों तरह के कारतूस मिले हैं और अब आगे की कड़ियों को जोड़ने के लिए जैसोर रोड और आसपास के सभी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज को बहुत बारीकी से खंगाला जा रहा है। तीसरा हिस्सा, राजनीतिक तनाव। जाहिर है, इतनी बड़ी घटना हो और तुरंत कोई पॉलिटिकल रिएक्शन ना आए, ये तो नामुमकिन है। आइए देखते हैं इसने राज्य में कैसी बयानबाजी छेड़ती है। यहां दोनों पक्षों के नैरेटिव बिल्कुल अलग दिशा में जाते हैं और हमें दोनों को निष्पक्ष रूप से देखना होगा। एक तरफ बीजेपी का सीधा आरोप है कि भवानीपुर में चंद्रनाथ रथ के सक्रिय काम की वजह से ये एक लक्षित हत्या है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी इन सभी आरोपों को सख्ती से नकारती है। उन्होंने घटना की निंदा की है और सच्चाई सामने लाने के लिए अदालत की निगरानी में जांच की मांग रख दी है। चौथा हिस्सा, राज्य भर में चुनाव के बाद की हिंसा। अगर थोड़ा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखें तो समझ आएगा कि मध्यम ग्राम का यह इंसिडेंट कोई अकेली घटना नहीं है। इस टेबल पर नजर डालते ही हिंसा का पूरा भौगोलिक विस्तार समझ आ जाता है। ये किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। नानूर में एक टीएमसी कार्यकर्ता की जान गई तो न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता की। बशीरहाट में हिंसक झड़प की खबरें हैं और टॉलीगंज तथा कस्बा जैसे इलाकों में तो बाकायदा राजनीतिक दफ्तरों में भारी तोड़फोड़ की गई है। यह हिंसा पूरे राज्य के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई है। 28,836। एक बार इस नंबर के बारे में सोचिए। ये पानीहाटी सीट पर जीत का भारी अंतर है। इतनी बड़ी एक तरफा जीत और उसके ठीक बाद जीतने वाले उम्मीदवार के दफ्तर को ही तोड़फोड़ का शिकार बना दिया जाता है। ये साफ दिखाता है कि एक स्पष्ट जनादेश होने के बावजूद भी जमीनी हालात कितने अस्थिर और तनावपूर्ण बन गए थे। स्थिति इस हद तक बेकाबू हो गई कि सीधे चुनाव आयोग को दखल देना पड़ा। उन्होंने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि चुनाव के बाद की इस हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों की तुरंत गिरफ्तारी हो। लॉ एंड ऑर्डर को वापस ट्रैक पर लाना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया। पांचवां हिस्सा, ऐतिहासिक चुनाव का संदर्भ।
अब आखिर में इस सब को समझने के लिए उस बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर को देखना बहुत ज़रूरी है जिसके बैकग्राउंड में ये सब घट रहा है। ये चार्ट अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। 294 सीटों में से 207 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ये सिर्फ एक चुनाव का रिजल्ट नहीं है, ये राज्य की राजनीति का एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट है। एक ऐसी लहर जिसने सारे समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और अगर इस टाइमलाइन को फॉलो करें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर होती है। 15 साल के एक लंबे शासन का अंत होता है, फिर एक ऐतिहासिक चुनाव परिणाम आता है जहां 207 सीटों का स्वीप होता है, और उसके तुरंत बाद शुरू हो जाती है राज्य भर में ऐसी छिटपुट हिंसा। पावर जब भी शिफ्ट होती है तो ऐसी अस्थिरता आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार इसके परिणाम सच में चिंताजनक हैं। तो अंत में इस सब के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। जब एक ऐतिहासिक चुनाव का इतना साफ जनादेश सामने आए और उसके ठीक बाद ऐसी लक्षित हिंसा का दौर चल पड़े, तो ये हमारे लोकतांत्रिक जनादेश की बुनियाद और उसकी वैधता को कितना कमजोर कर देता है। ये सिर्फ सोचने का नहीं बल्कि गंभीरता से विचार करने का विषय है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया।